अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर तलत अफजा एंड मैं आपको विचुअल यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स टीच करूंगी। इससे पहले कि हम एक फॉर्मल अपना कोर्स शुरू करें, मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों से कराई देती हूँ। मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मेजर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किया और डिस्टिंक्शन हासिल की कि पूरी मुल्तान यूनिवर्सिटी में टॉप करके कायदे आज़म स्कॉलरशिप पे पीएचडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने एमए इकोनॉमिक्स 1984 में किया और जहां मेरा मेजर इकोनोमेट्रिक्स था। इसके बाद 1988 में मैंने पीएचडी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में किया। थ्रू आउट माई प्रोफेशनल करियर मैं टीचिंग में ही इन्वॉल्व रही। मेरा टीचिंग करियर शुरू हुआ मुल्तान यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर और उसके बाद पीएचडी के दौरान एंड आफ्टर पीएचडी यूएसए में मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही। वापस आके अगेन आई वाज टेकन एज ए लेक्चरर इन मुल्तान यूनिवर्सिटी। ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए और पाकिस्तान में एज ए टीचर प्रोफेशनल टीचर काम करती रही हूँ। पाकिस्तान में भी मुल्तान यूनिवर्सिटी के अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कॉमनली नोन एज नस, वहाँ पे एज ए फुल प्रोफेसर एंड हेड ऑफ इकोनॉमिक्स काम करती रही और आजकल मैं एज ए फुल प्रोफेसर कॉमसैट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ। तो आज जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो किसी भी जैसे चीज़ को शुरू करने से पहले हम उसका प्लान बनाते हैं, तो हम भी इस कोर्स का प्लान पहले डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लान बनाने के लिए हमें कोई गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस कोर्स के लिए भी हमारे पास गाइडलाइन के तौर पर एक टेक्स्ट बुक होगी और उसको जो है वो देयर विल बी टू थिंग्स। एक ये होगी कि थ्रू लेक्चरिंग, फिर उसके बाद ये होगा कि रेफरेंस बुक्स उसको सप्लीमेंट करेंगी हमारी मेन टेक्स्ट बुक को। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पहले हमने क्या कवर करना है इस कोर्स में और हमारी बेसिक जो है वो टेक्स्ट बुक क्या है और उसके साथ साथ दूसरी बुक्स जो कि रेफरेंस बुक्स की शक्ल में हेल्प आउट करेंगी थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। तो आज की जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है दैट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एक हार्वर्ड के प्रोफेसर मैनकीफ ने लिखी है। इस बुक की खूबसूरती ये है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से कॉन्सेप्ट को इस तरह क्लियर किया है कि रीडर की इंटरेस्ट कायम रहते हुए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाते हैं। तो ये बुक इज कंफर्टेबली वेरी इजीली दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। उसके साथ साथ हमने इसको हेल्प आउट करने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स जो हैं वो भी रखी हैं और रेफरेंस बुक्स जो हैं सबसे पहली है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय केस एंड फेयर 7th एडिशन और ये भी जो है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। देन देयर इज एन अदर बुक और इस तीसरी बुक में भी जो है हमारे पास ऑथर मैनकीफ है अलॉन्ग विद 3 अदर ऑथर्स और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्टली हमने बहुत फेमस बुक साइमल्सन की जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को मिल के कवर करती है। तो ये है इकोनॉमिक्स 17th एडिशन बाय साइमल्सन मंगरा हिल पब्लिशर्स। तो ये सारी बुक्स जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब हमारा कोर्स प्लान क्या होगा? हमारा कोर्स प्लान ये होगा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको ऑफ एंड ऑन सप्लीमेंट करते रहेंगे रेफरेंस बुक्स के सर्टेन मटेरियल के साथ साथ। सारी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। एटलीस्ट आप जो है इमीडिएटली गो टू द मार्केट प्लेस एंड आप परचेज कर लें जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है। इससे पहले कि हम फॉर्मली अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स शुरू करें, हम ये देखना चाहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक्स में क्या प्लेस है, क्या जगह है उसकी। तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक्स की जो है 2 मेजर ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि लफ्ज माइक्रो बता रहा है कि दैट इज फॉर अ स्मॉल यूनिट, यानी छोटी यूनिट।
अब छोटे यूनिट्स में हम देखते हैं कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस तरह जो है मार्केट की चीज़ों को परचेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं। और उसमें यही है, उस कोर्स में हम यही देखते हैं कि कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड या बजटेड इनकम के साथ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को, और उस डिसीजन मेकिंग को हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ एक और हमारा इंडिविजुअल यूनिट जो है वो प्रोड्यूसर्स का है या फर्म्स का है, और उसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेस फर्म्स जो हैं वो अपने प्रोडक्शन डिसीजन किस तरह करते हैं। और बिजनेस फर्म्स की जो इंडिविजुअल फर्म लेवल पे प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं, उसके दो मेन एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके साथ साथ जो है उसका प्राइस लेवल इन द मार्केट प्लेस। और फिर हम ओवरऑल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट के इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि मार्केट प्राइसेस के रिस्पांस में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कहाँ पे सेटल डाउन होती है। फिर इस कोर्स में आगे चल के हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एक फर्म जो है वो किस किस किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर सकती है। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक टिपिकल मार्केट स्ट्रक्चर वो हो सकता है जिसमें बहुत सारी फर्म्स जो हैं आपस में compete करती हैं, और हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट जो है वो फर्म ए की बनाई हुई है या कि फर्म बी की बनाई हुई है। तो उसकी हम बात करते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में, जिसमें बायर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर, सेलर्स, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रोडक्ट की प्राइस इन द मार्केट में। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि देयर इज अनदर एक्सट्रीम टू दिस, और वो एक्सट्रीम है हमारी मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की। और मोनोपोली में हमने ये कहा कि मोनो दैट मीन्स वन, सिंगल, कि एक प्रोड्यूसर है और उसके साथ कंपैटिटर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट प्लेस में, तो वो प्रोड्यूसर जो है किस तरह अपनी प्राइस और क्वांटिटी के डिसीजन करेंगे। इन बिटवीन भी हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, हम बात करते हैं ओलिगोपोली की। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक पॉलिसी को भी देखते हैं कि गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी डिसीजन करती है तो फिर उसके बाद जो है प्रोड्यूसर उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसका बर्डन कितना जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे शिफ्ट होता है, और कितना बर्डन जो है टैक्स का या किसी और पॉलिसी का वो जो है वो हमारे कंज्यूमर्स पे शिफ्ट करता है प्रोड्यूसर। तो ये सारी जो भी इंडिविजुअल लेवल के डिस्कशंस हैं दैट वी अंडरटेक इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो हमारा ये कोर्स है, जैसे कि उसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मैक्रो मीन्स हम ओवरऑल इकोनॉमी की एज सच बात करेंगे, हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हमारे पास इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं और हमारे पास इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं। वो सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मिल के एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं हमें, और दैट ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम इकोनॉमी को ओवरऑल जो है वो स्टडी करेंगे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में। अब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है बेसिकली इट विल प्रोवाइड अस विद द फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क जो है वो हमें हेल्प करेगा टू स्टडी द डिटर्मिनेंट्स एंड द मूवमेंट, कि क्या चीज डिटर्मिन करती है इनको, और वो डिटर्मिनेंट्स एंड द मूवमेंट्स हैं दैट इज ऑफ द की इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब उनकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हमारे पास इस तरह के वेरिएबल्स हम स्टडी करेंगे जो कि हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब भी हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि उस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, यानी कि लोग जो कि विलिंग टू वर्क हैं, इफ दे आर अनएबल टू फाइंड अ सूटेबल जॉब तो देन वी से कि दे आर अनएम्प्लॉयड। एंड ओवरऑल इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो देन वी टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एक की वेरिएबल है जो कि किसी इकोनॉमी की एक कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक और हमारा वेरिएबल है इन्फ्लेशन का, कि हमारी प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस। और अगर वो रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव, कि अगर हमारी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो किसी भी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ द इन्फ्लेशन रेट इज वेरी हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, तो वो इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। फिर उसके साथ साथ एक और जो हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल है या डिटर्मिनेंट है
वो है हमारा इंटरेस्ट रेट का, कि ओवरऑल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो जाए तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड, के लोग जो है जो बोरो करना चाहते हैं फंड्स मार्केट से, तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब वो बिजनेसेस हों या इंडिविजुअल हों, जब भी इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो दे विल बी इन अ पोजीशन टू बोरो मोर, और वो जब ज्यादा बोरोइंग करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है दैट विल टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। सो हायर इंटरेस्ट रेट्स अगेन डू नॉट रिफ्लेक्ट अ गुड पिक्चर अबाउट एन इकोनॉमी। फिर इसके साथ साथ हम जब भी किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो आजकल की दुनिया में हमारी इकोनॉमी जो है इन आइसोलेशन वर्क नहीं करती हैं। हमारी इकोनॉमी जो है दे डू इंटरैक्ट विद द अदर इकोनॉमीज, और वो इंटरेक्शन किस तरह होते हैं कि दैट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेड। कि कोई चीज प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड आइटम, स्पेशली टेक्सटाइल एंड लेदर, पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर। पार्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड एट होम, यानी हम खुद जो है अपने मुल्क में कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके साथ साथ इसका कुछ हिस्सा जो है हम एक्सपोर्ट कर देते हैं टू दी अदर कंट्रीज। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमें एक्सपोर्ट अर्निंग्स आती हैं जो कि फॉरेन करेंसी में होती हैं। हमारी होम करेंसी इज पाक रुपी, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू जापान तो हम जापानीज येन जो है वो लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर कि जो हमने टेक्सटाइल आइटम्स या लेदर जो है वो एक्सपोर्ट किया है टू जापान। तो हमारा ये अगर सपोज कि हम कुछ पोर्शन जो है अपनी प्रोडक्शन का टेक्सटाइल या लेदर का, या फॉर दैट मैटर सर्जिकल इक्विपमेंट एक और आइटम है जो कि पाकिस्तान इज गुड एट प्रोड्यूसिंग और वर्ल्ड में उसकी एक्सेप्टेंस है, तो हम जो है वो उसको अगर एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएसए तो उसके जवाब में हमारे पास जो करेंसी आती है दैट इज यूएस डॉलर। तो अब हम क्या करते हैं कि वी डू हैव यूएस डॉलर्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो हमने की हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी डू हैव द रुपीज। अब इसके साथ साथ हमारी टेक्सटाइल आइटम को बनाने के लिए सर्टेन मशीनरी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान, तो इसकी हमें पेमेंट करनी होती है। अब हमारी जो होम करेंसी यूनिट है दैट इज रुपी, और जिसमें हमने पेमेंट करनी है दैट इज द जापानीज येन। तो इन सारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए हमें जरूरत पेश आती है कि हम रुपीज को कन्वर्ट करें जापानीज येन में टू पे फॉर द टेक्सटाइल मशीनरी जो कि हमने इंपोर्ट की हुई है, और उसके साथ साथ जो हमने एक्सपोर्ट्स की थी उससे भी हमें से हमने यूएस की है तो सर्टेन नंबर ऑफ यूएस डॉलर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब हमारे पास होम करेंसी यूनिट है पाक रुपी, हमारे पास फॉरेन करेंसी यूनिट है यूएस डॉलर, और उसके साथ साथ अपने जापानीज येन में पेमेंट करनी है फॉर आवर इंपोर्ट्स। तो इसलिए हमें जो है वो ज़रूरत पेश आती रहती है कि हम जो है अपने होम करेंसी यूनिट को कन्वर्ट करें किसी फॉरेन करेंसी यूनिट्स में टू मीट आवर ऑब्लिगेशंस इन द फॉरेन करेंसी, या जो हमें इनकम हुई है इन फॉरेन करेंसी उसको कन्वर्ट करें होम करेंसी में। तो यही जो हमारा रेट है जिस पे हम एक्सचेंज करते हैं होम करेंसी को विद द फॉरेन करेंसी, सो दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। तो अगर हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो फेवरेबल होगा, और हमें जो है कम रुपीस दे के ज्यादा फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। और अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है तो उस सूरत हाल में हमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा होम करेंसी यूनिट पे करने पड़ेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए एक्सचेंज रेट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। फिर उसके साथ हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। अगला जो हमारा वेरिएबल है दैट इज ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, कि किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए कि वेदर इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, अच्छा कर रही है परफॉर्म, बुरा कर रही है, वीक है या स्ट्रांग है, तो वी आल्सो लुक एट द प्रोडक्टिविटी कि प्रोडक्टिविटी क्या है एंड द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी क्या है। तो उसके लिए जो हम कॉमनली यूज मेजर लेते हैं दैट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी इंक्रीज करने की रेट जो है वो क्या है। देन उसके साथ साथ हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट की एंड बजट सरप्लसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का बजट होता क्या है। जिस तरह जो हम आम घरों में बजट बनाते हैं हमारे पास उसमें
रेवेन्यू साइड है जो कि इनकम को रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास कितनी इनकम आनी है या कितनी हमारे पास इनकमिंग इनफ्लो ऑफ इनकम है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारे पास होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या है। तो बजट जो है बेसिकली एक फोरकास्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम का स्टेटमेंट होती है, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हमारा बजट सरप्लस में है, और अगर दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में है। तो जिस तरह हम इंडिविजुअल्स बजट बनाते हैं या सिंगल बिजनेसेस इंडिविजुअल बिजनेसेस बजट बनाती हैं, इसी तरह गवर्नमेंट्स भी जो है वो अपने बजट बनाती हैं। तो गवर्नमेंट के जो बजट की जो है रेवेन्यू साइड है दैट कम्स फ्रॉम टैक्सेस एंड द ड्यूटीज, और उसके एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे और दूसरे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जो है वो आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो बजट है उसकी भी रेवेन्यू साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी किसी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो हम यकीनन गवर्नमेंट के बजट सरप्लस और डेफिसिट की तरफ भी देखते हैं। बजट डेफिसिट एंड सरप्लस के लिए हम देखेंगे कि इसमें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा अगर डेफिसिट है तो कितना है, जितना बढ़ता चला जाएगा दैट बिकम्स मोर अलार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हम डील करते हैं फॉरेन ट्रेड में भी, लास्टली कि एक और जो की डिटर्मिनेंट है हमारा दैट इज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमारे पास इंपोर्ट्स हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज को, वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर वो ज़्यादा है और हमारी इंपोर्ट्स जो चीज़ें हम खुद दूसरी कंट्रीज से परचेज करते हैं वो हमारी इंपोर्ट्स हैं, तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है। और दूसरी तरफ अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है। तो ब्रीफली स्पीकिंग हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा फोकस जो है वो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे होता है, और इस मैक्रो इकोनॉमिक के कोर्स में हम ये देखेंगे कि ये जो की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने कहा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, फिर हमारे पास एक्सचेंज रेट है, देन प्रोडक्टिविटी एंड द ग्रोथ इन जीडीपी, फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट की एंड गवर्नमेंट सरप्लसेस की, एंड फाइनली एंड ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में हम देखेंगे कि इन की इकोनॉमिक वेरिएबल्स के पीछे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कि किन किन की वजह से ये बढ़ते या कम होते हैं और इनकी मूवमेंट्स क्या होती हैं। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि यही जो हमारे की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो अभी हमने बात की है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, एंड देन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट एंड द सरप्लस, एंड फाइनली हमारे जो ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स हैं, उनके ऊपर एक तो है हमारी इकोनॉमी की अपनी वर्किंग, विद इन इकोनॉमी जो है ये वेरिएबल्स डिटरमिन होते हैं। बस उसके साथ साथ जो है हमारी गवर्नमेंट के जो है डिसीजन वो भी इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे अफेक्ट डालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारी यही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, यानी गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस किस तरह से आता है और उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे किस तरह जो है वो इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट की यही जो पॉलिसीज हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है कि फिस्कल पॉलिसी डील करती है विद द रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू साइड पे जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है। जब हम टैक्सेस की भी बात करते हैं तो टैक्सेस में हमारे पास एक तरफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि पर्सनल इनकम टैक्सेस हैं या कि बिजनेसेस पे हम टैक्सेस लगाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि सेल्स टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और इसी तरह के मुख्तलिफ हेड्स हैं। तो गवर्नमेंट के पास हमारे पास जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन किस से टैक्स लगाने हैं और कितनी रेवेन्यू जनरेट करनी है। दूसरी तरफ
जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये देखना है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना है और किस किस हेड के तहत कितना कितना खर्च करना है। अगर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है तो उस सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करती है गवर्नमेंट तो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली है क्या कि जब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि हमने यहाँ कहा कि सबसे पहली पॉलिसी है हमारी फिस्कल पॉलिसी। तो इसी फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही हम ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स और दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है। और इसी कोर्स में हम ये भी देखेंगे कि दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करती है या ज़्यादा करती है तो उसके जवाब में हमारे इनकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, तो इन सारे वेरिएबल्स पे उससे क्या असर पड़ता है। तो एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एरिया है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में या जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। हमारे पास एक और एरिया है गवर्नमेंट पॉलिसी का विच इज नोन एज दी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। किस तरह से कंट्रोल करती है? देयर इज द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो है थ्रू द नेटवर्क ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हमारी मनी सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास गवर्नमेंट की एक और भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज होती हैं, तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए उन सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट यही होता है कि हम जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाएं या कम करें। जब गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई जो कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो ऑफ द मनी है, अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होता है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारे इन्फ्लेशन रेट को एंड अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट को। तो ये दूसरी पॉलिसी एरिया है मॉनेटरी पॉलिसी। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में हम पहले जो है पॉलिसी को एनालाइज करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी एज इट इज क्या है, गवर्नमेंट किस तरह इसको अंडरटेक करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी के बेसिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, उनके ऊपर क्या असर होता है। और फाइनली जो हमारा तीसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं ट्रेड पॉलिसी, ये है हमारा वो एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरएक्ट कर रही है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी वो इंटरैक्शन जो है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पॉलिसी उनको हम ट्रेड पॉलिसीज भी कहते हैं और उनको हम कमर्शियल पॉलिसीज भी कहते हैं। तो इन ट्रेड पॉलिसीज में हमारे पास टैरिफ्स हैं, फिर हमारे पास कोटाज हैं, और साथ साथ एक्साइज और दूसरी किस्म की ड्यूटीज गवर्नमेंट लगाती है। तो गवर्नमेंट जब ये ड्यूटीज लगाती है तो उसके साथ हमारी जो दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि उन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का रिस्पांस जो है वो ट्रेड पॉलिसीज की वजह से क्या होता है। ज़्यादातर जो है इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस इफेक्ट होता है, एंड देन उसके बाद जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो इफेक्ट होता है। अब हम चलते हैं कि हमारे इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे कोर्स के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी इन अ बेटर वे, और वो ये देख सकेंगे कि नेशनल इकोनॉमी जो है वो किस तरह वर्क करती है। इसके साथ साथ ये कोर्स जो है हमारा विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग, सबसे पहला इश्यू हमारा होगा कि
یہ جو کی اکنامک ویریبلس ہم نے دیکھے ہیں، انفلیشن، انمپلائمنٹ، انٹرسٹ ریٹ، پروڈکٹیوٹی، گروتھ، بجٹ سرپلسز اینڈ ڈیفیسٹ، ٹریڈ سرپلسز اینڈ ڈیفیسٹ، ایکسچینج ریٹ، کہ یہ سارے کی اکنامک ویریبل کسی اکانومی میں اگر ایک خاص جگہ پر ہیں تو وہ کیوں ہیں. پھر اس کے بعد کہ ان کی اکنامک ویریبلس کا فیوچر پاتھ یا فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگا، کہ یہ ویریبل جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں موو کریں گے ان رسپانس ٹو کہ ہماری جو ہے ود ان اکانومی کیا چینجز آ رہی ہیں، اور دوسری جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کے پالیسی ڈیسیشنز لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا کورس کا یہ بھی آبجیکٹو ہوگا کہ ہم جو ہے اس کورس کی مدد سے اسٹوڈینٹس کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے ریسیشن یا انفلیشن کی کیا کازز ہیں، کس وجہ سے ریسیشن آتا ہے، کس وجہ سے انفلیشن پیدا ہوتی ہے، اور ریسیشن اور انفلیشن کے کانسیکوینسز کیا ہیں. انفلیشن جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا از دی ریٹ آف